दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन से संबंधित पोस्ट कॉर्प की अवधारणा, लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण, इसके अलावा राजनीति और लोक प्रशासन में अंतर और अलगाव तथा राजनीति और प्रशासन के संबंध का संतुलित दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, इसको जानते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के विषय में दो शर्तों का ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहला तो एक गतिविधि के रूप में ये है और दूसरा शैक्षिक विषय यानी एक अनुशासन के रूप में। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में दो शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए, एक गतिविधि के रूप में और शैक्षिक विषय के रूप में। गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना स्वयं समाज और राज्य हैं, और शैक्षिक विषय के रूप में लोक प्रशासन अभी हाल में पैदा हुआ विषय है। लोक प्रशासन एक शैक्षिक विषय के रूप में सन 1887 में पैदा हुआ है। इसके जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। और प्रशासन का जो शुरुआत है वो कब से माना जाता है, तो याद रखिएगा, विल्सन के एक लेख प्रशासन का अध्ययन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वुडरो विल्सन का एक लेख आया प्रशासन का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो पत्र प्रकाशित हुआ था वुडरो विल्सन द्वारा लिखित, इससे लोक प्रशासन का आरंभ माना जाता है। लोक प्रशासन में पुनः दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं, एक तो पोस्ट कार्प या संकुचित दृष्टिकोण और दूसरा विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर का व्यापक दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन के सबसे पहले हम संकुचित दृष्टिकोण या पोस्ट कार्प अवधारणा के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट कार्प की अवधारणा से, क्योंकि इसमें जो दिए गए 7 शब्द हैं, 7 अक्षर हैं, उनसे 7 शब्द बनते हैं और उससे इनकी व्याख्या की जाती है। दोस्तों, पोस्ट कार्प की अवधारणा जो है, इसे प्रबंधकीय, इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी और तकनीकी तथा सीमित दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें लोक प्रशासन की गृह प्रबंधात्मक या प्रक्रियात्मक गतिविधियां शामिल की जाती हैं। और पोस्ट कार्प की अवधारणा का जो विकास है, ये लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। पोस्ट कार्प की अवधारणा लूथर गुलिक के द्वारा विकसित की गई है। और जो शब्द हैं POSTCORB, इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो आइए पोस्ट कार्प के 7 अक्षरों से जो शब्द बनते हैं उनका अर्थ बनता है, इससे हम लोक प्रशासन के दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। पी, पोस्ट कार्प का पहला जो अक्षर है वो है पी, इसका अर्थ होता है प्लानिंग। पी का अर्थ होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना। तो किसी भी कार्य को करने या संगठन को बनाने से पहले एक मोटी रूपरेखा या उसकी कार्य योजना बनानी होती है, जिसको कि प्लानिंग से दृष्टिगत किया गया है। दूसरा है ओ यानी ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ होता है संगठित करना। तो याद रखिएगा, इसमें जो अधिकारी होते हैं वो अधीनस्थ वर्गों का एक संगठन तैयार करते हैं और उसके लक्ष्य और उपलक्ष्यों के बारे में विभाजित करते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा जो अक्षर है वो है एस। तो एस का अर्थ होता है स्टाफिंग यानी सेवी वर्ग की व्यवस्था। तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसमें लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वित्त आदि की व्यवस्था, ये सब स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। चौथा जो अक्षर है वो है डी यानी डायरेक्टिंग। इसका अर्थ होता है निर्देशन। तो इसका संबंध प्रशासनिक निर्णय लेने, आदेश निर्देश देने, सूचना प्राप्त करने आदि से होता है। पांचवा जो है वो CO एक साथ लिया जाता है। CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं या संगठन का कोई भी कार्य समन्वय के बिना नहीं हो सकता है, और ये समन्वय संगठन के विभिन्न भागों, क्रियाओं और गतिविधियों में किया जाता है ताकि तालमेल से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
आर जो है वो रिपोर्टिंग को संबोधित करता है। रिपोर्टिंग का मतलब प्रतिवेदन तैयार करना, और इसमें प्रशासनिक अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देते रहते हैं, और इसका उद्देश्य जांच, अनुसंधान और निरीक्षण होता है। 7वां है पोस्ट कार्ड में जो बी अक्षर है वो बी का अर्थ बजटिंग होता है, यानी बजट बनाना। तो इसके अंतर्गत आगामी समय के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है। प्रत्येक लोकनीति को कार्यान्वित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, इसलिए बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन के लिए। तो जो पोस्ट कार्ड विचारधारा है ये प्रशासन के कैसे यानी हाउ से संबंधित है, और पोस्ट कार्ड अवधारणा लूथर गुलिक के द्वारा विकसित की गई। इसका समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं उसमें हेनरी फियोल, उर्विक, मूने, रैले और बिलोबी आदि हैं। इनके विचारों में भी इसका समर्थन होता है। पर्सी मैक्वीन ने भी प्रशासन को मनुष्य, सामग्री और पद्धति का अधिकतम उपयोग बताया है, और यह प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है दोस्तों, जिसका उद्देश्य कार्य कराने से होता है। याद रखिएगा, ये प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है, इसका उद्देश्य कार्य कराने से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिलोबी अपने विचारों को प्रशासन के सिद्धांत या नियम कहते हैं, और वो प्रशासन में निम्नलिखित बातें शामिल करते हैं। तो बिलोबी अपने विचारों को प्रशासन के सिद्धांत या नियम कहते हैं, और प्रशासन में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं बिलोबी, इसको देखिए। तो इसमें 5 चीज़ें मोटे तौर पर शामिल हैं। क्या क्या चीज़ें? सामान्य या गृह प्रबंधात्मक प्रशासन, संगठन, सेवी वर्ग प्रबंध, सामग्री प्रदाय सप्लाई और वित्त प्रबंध यानी फाइनेंस। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप जानिए कि ये बिलोबी के अनुसार प्रशासन के सिद्धांत या नियमों में शामिल हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन के जो प्रशासन है, संगठनों के प्रशासन में ये सभी क्रियाएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं, और प्रायः प्रबंध इन्हीं कार्यों पर अधिक ध्यान देता है। लेकिन पोस्ट कार्ड विचार की कड़ी आलोचना की जाती है। उसके आलोचना का आधार कुछ विद्वानों द्वारा मिलता है। उसकी आलोचना का आधार क्या है, इसको जान लेते हैं दोस्तों। एक विचारक हैं लेविस मेरियम। लेविस मेरियम का कहना है कि प्रशासन का जिन विषयों से संबंध होता है उनका पूर्ण ज्ञान प्रशासन की वास्तविकता को समझने के लिए जरूरी है, जबकि लूथर गुलिक ने विषय के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। प्रशासन 2 फलकों वाले कैंची के समान है। एक फलक पोस्ट कार्ड द्वारा बताया जाने वाला ज्ञान हो सकता है, किंतु दूसरा फलक उस विषय सामग्री का ज्ञान है जिस पर इन प्रविधियों यानी मेथड्स का उपयोग किया जाता है, और उस औजार को प्रभावशील बनाने के लिए दोनों फलकों का अच्छा होना जरूरी है। ये विचार जो है लेविस मेरियम के द्वारा दिया गया है कि जो पोस्ट कार्ड है वो बहुत ही संकुचित है। दोस्तों, लूथर गुलिक का विचार सैद्धांतिक अधिक है। विषय सामग्री के ज्ञान के बिना सफलता की आशा नहीं की जा सकती है, ये आप सभी जानते हैं। और आप जान लीजिए कि प्रशासन में मानवीय तत्व या जो ह्यूमन फैक्टर है उसका भी बहुत अधिक महत्व है। 1927 से 1932 के बीच हॉथोर्न प्रयोग जो किए गए थे उनका यही परिणाम था। उत्पादकता पर तकनीकों के बजाय सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक पर्यावरण, नेतृत्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और गुलिक ने स्वयं स्वीकार किया है कि सन 1930 और 1940 का लोक प्रशासन 1960 में सफल नहीं हो सकता, और इन सब के अलावा लोक प्रशासन में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों यानी इकोलॉजी का अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में जो पोस्ट कार्ड की अवधारणा है उसकी जो आलोचना की गई है, जो कमियां हैं उनके बारे में भी हमने जाना। अब आइए देखिए विषय सामग्री दृष्टिकोण या जो व्यापक दृष्टिकोण है जिसको सब्जेक्ट मैटर व्यू कहा जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है लोक प्रशासन का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अधिक अपनाया गया। इसमें पोस्ट कार्ड की अधिकांशतः गृह प्रबंधात्मक सेवाओं का ज्ञान तो शामिल ही किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें सेवाओं, सूत्र और उनके कार्यक्रमों को भी महत्व दिया जाता है। वो इन प्रक्रियाओं को शाश्वत अथवा सार्वभौम नहीं मानता, और उसका विश्वास है कि विभाग या संगठन की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार इनके स्वरूप में जो है वो परिवर्तन होता है।
कैसे होता है तो ये आपको जानना होगा, क्योंकि आप जान लीजिए कि जो परिवर्तन होता है इसे लोक प्रशासन के अध्ययन का क्रियात्मक अथवा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। और एक विचारक हैं वाकर ने लोक प्रशासन में अनेक विषयों और विभागों के अध्ययन को शामिल किया है, जैसे राजनीतिक, विधायी, वित्तीय, प्रतिरक्षात्मक, शिक्षा, अर्थशास्त्र, सामाजिक, विदेश नीति, साम्राज्य संबंधी और जो स्थानीय अध्ययन है उनके अध्ययन को इसमें शामिल किया जाता है। और इसीलिए जो विषयगत अध्ययन है ये व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मोस्टिन मार्क्स हैं एक विचारक, एम मार्क्स। उनके शब्दों में अपनी पूर्णतम परिधि में लोक प्रशासन में वे सभी क्षेत्र आ जाते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति के साथ है, लेकिन स्थापित चलन के अनुसार लोक प्रशासन से ऐसे संगठन से भी वर्ग व्यवहार और प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है जो कार्यपालिका शाखा को सौंपे गए असैनिक यानी सिविल कार्यों के प्रभावपूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक हैं। पिफनर ने लिखा है, देखिए पिफनर ने लिखा है कि उसका संबंध सरकार के क्या और कैसे के साथ है। क्या के अंतर्गत क्षेत्र की विषय वस्तु और तकनीकी ज्ञान शामिल है, जिससे प्रशासन को अपने कार्यों के निष्पादन की क्षमता प्राप्त होती है, और कैसे से संबंध तकनीकियों का बोध होता है। और आजकल जो है ये लोक प्रशासन का विषय सामग्री दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है और इसको ही प्राथमिकता दी जाती है। तो हमने लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत पोस्टकॉर्ब की अवधारणा और लोक प्रशासन के अध्ययन के जो लोक प्रशासन पोस्टकॉर्ब की अवधारणा और विषयगत अवधारणा के बारे में जाना है। अब आइए आदर्शात्मक दृष्टिकोण या आइडियलिस्टिक व्यू के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आदर्शवादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन में दर्शन शास्त्रीय मूल्यांकन अथवा नैतिक भाग को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो लोक प्रशासन के विचारात्मक अथवा विश्लेषणात्मक तत्वों पर अधिक बल देता है। उसके अनुसार प्रशासन के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों में समानताएं होती हैं, लेकिन उनमें अंतर भी पाया जाता है। प्रशासन को एक पृथक संगठन मानना चाहिए। उसका उद्देश्य कतिपय मूल्यों को क्रियान्वित करना होता है और प्रशासन को इन मूल्यों की दृष्टि से गठित, संचालित और अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। तो लोक प्रशासन के अध्ययन का जो आदर्शात्मक दृष्टिकोण है ये इसे मूल्य आधारित अध्ययन की अपेक्षा करता है और वो कहता है कि प्रशासन को इन मूल्यों के दृष्टि से इसका संगठन होना चाहिए और इसको संचालित होना चाहिए, और इन सभी दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। वस्तुतः ये एक दूसरे के पूरक हैं। फेलिक्स ए निग्रो द्वारा बताए गए पहलुओं को जानने के बाद लोक प्रशासन का क्षेत्र निम्न प्रकार से अंकित किया जाना चाहिए। निग्रो ने जो अपना महत्वपूर्ण अध्ययन किया है उसमें हम ये जानेंगे कि लोक प्रशासन के अध्ययन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला है लोक प्रशासन सरकारी ढांचे में एक सहकारी समूहात्मक प्रयास है। ये एकल प्रयास नहीं बल्कि समूह का प्रयास है। दूसरा, ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों शाखाओं और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। और तीसरा है ये सरकारी नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करता है और इस प्रकार ये राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। इसके अलावा आप देखिए ये निजी प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रूप से भिन्न भी है। आप देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये निजी प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय रूप से भिन्न है और ये मानव संबंधवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि किसी भी संगठन, विषय या जो भी सिद्धांत होते हैं उस पे मानव संबंधों का गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा निग्रो के द्वारा जो इसका क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि समाज को सेवाएं प्रदान करने में वो अनेक निजी वर्गों और व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहता है। तो लोक प्रशासन में इस प्रकार जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसमें कार्यपालिका का स्वरूप, प्रक्रिया और दायित्व शामिल हैं। सरकार का क्या और कैसे यानी विषय सामग्री और तकनीकों का अध्ययन शामिल है। सामान्य प्रशासन यानी प्रशासन के ऊपर निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण शामिल हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाले विभिन्न प्रकार के संगठन, सेवी वर्ग प्रबंध, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सेवी वर्ग को दी जाने वाली सामग्री, यंत्र, साज सज्जा
और आप देखिए वित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रशासकीय उत्तरदायित्व का लेखा, मानव व्यवहार और मानव संबंध, प्रशासन विज्ञान द्वारा विकसित विभिन्न सिद्धांत, उपागम प्रविधियां आदि हैं। इसके अलावा प्रशासन के लक्ष्यों, मानकों और मूल्यों का अध्ययन शामिल होता है और प्रशासन के पर्यावरण तथा अन्य समाज व्यवस्थाओं से उसके संबंध, ये सभी लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो हमने इस प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में ये महत्वपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब आइए अगला टॉपिक राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में जानते हैं। राजनीति और लोक प्रशासन। दोस्तों, प्रशासन को कार्यकुशल और मितव्ययी बनाने के लिए उसे राजनीति से पृथक रखना आवश्यक माना जाता है। कार्यकुशल यानी इफिशिएंट और मितव्ययी यानी जिसमें कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ या कार्य हो सके। तो प्रशासन को कार्यकुशल और मितव्ययी बनाने के लिए उसे राजनीति से पृथक रखना अनिवार्य है और कई ऐसे प्रशासनवेत्ता हैं यानी प्रशासन के विद्वान हैं जिनका कहना है कि लोक प्रशासन को एक विज्ञान का स्तर तभी प्राप्त हो सकता है जबकि वो अपने आप को राजनीति से अलग रखे। लोक प्रशासन और राजनीति का पृथक्करण अमेरिकी संरक्षणता विरोधी और लूट पड़ाली विरोधी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का परिणाम है। राष्ट्रपति के परिवर्तन के साथ समस्त कर्मचारियों का दलीय आधार पर परिवर्तन करने से अमेरिकी प्रशासन रसातल में पहुंच गया और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रशासन को सर्वथा तटस्थ बनाने का आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें ये चीज़ें शामिल की गई कि कैसे और किस प्रकार से प्रशासन को अधिक इफिशिएंट और जो है कार्यकुशल और दक्ष बनाया जाए। तो ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा अमेरिका को मुख्य रूप से यूरोपीय देशों से मिली और धीरे धीरे ये विचारधारा बनती गई कि राजनीति और प्रशासन यानी नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन की प्रकृति अलग अलग है और उनके क्षेत्र भी अलग हैं और ऐसा कर लेने से प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। इस प्रकार राजनीति और प्रशासन के संबंधों को लेकर दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक तो उनको पृथक मानता है तो दूसरा उसमें घनिष्ठ संबंध पाता है और हम यहाँ पर इसी राजनीति प्रशासन द्विविभाजन यानी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी पर विचार करेंगे कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से जो हैं अलग कैसे हैं और इनमें अलगाव किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसको हम देखिए पृथक्करण संभव और वांछनीय यानी राजनीति और प्रशासन का जो अलगाव है ये संभव है और ज़रूरी भी है। राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण का सबसे बड़े प्रवक्ता कौन है? वुडरो विल्सन है। वुडरो विल्सन ने ही राजनीति को प्रशासन से अलग करने का जो पहला लेख लिखा था। उन्होंने कहा कि प्रशासन राजनीति के क्षेत्र से बाहर है, वो व्यापार के क्षेत्र के समान है और उसका कार्य कानूनों का क्रियान्वयन है। प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न नहीं होते, भले ही राजनीति प्रशासन को कार्य और लक्ष्य बताती हो किंतु उसे कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसी तरह एक विद्वान हैं ब्लंटशली, इन्होंने बताया है कि राजनीति महान और शाश्वत विषयों में राज्य की क्रिया है, प्रशासन व्यक्तिगत और छोटे विषयों में राज्य की क्रिया है। और एक लोक प्रशासन के विद्वान हैं प्रोफेसर गुडनाउ, उनका कहना है कि सत्य ये है कि प्रशासन का एक बहुत बड़ा भाग राजनीति से असंबंधित है। क्यों? क्योंकि राजनीति और राजनीतिज्ञ की प्रकृति और कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। राजनीति दलीय परिवर्तनशील शक्ति और प्रभाव से संबद्ध होती है और प्रशासन की अपेक्षा उच्च स्तरीय और सामान्य जन से संबंधित होती है। उसकी प्रमुख विशेषता सामान्य जनता के विचारों और संकल्पों को जानना, उसकी इच्छाओं में एकता और समीकरण स्थापित करना और उसका विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नेतृत्व करना होता है। और राजनीति औपचारिक सत्ता प्राप्त करके प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है और फिर उसका अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन करती है। राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन जो होते हैं ये जन आकांक्षाओं के पारखी होते हैं और अब जन नेतृत्व के द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए शक्ति संघर्ष में जुटे रहते हैं और प्रशासन की दृष्टि से उनका ज्ञान सामान्य होता है।
वे बदलते हुए सत्तारूढ़ नौसिखिए होते हैं और राजनीतिज्ञों का लक्ष्य जन समर्थन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना होता है। लेकिन प्रशासन का संबंध इससे अलग है। प्रशासन का संबंध क्या है? ये विधि के कुशल और मितव्ययी क्रियान्वयन से होता है। राजनीति से इसका अलगाव है, क्योंकि प्रशासक प्रशिक्षित होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और दक्ष होते हैं। प्रशासन का परिप्रेक्ष्य सीमित होता है, समस्याएं विशिष्ट होती हैं और समाधान सुपरिभाषित होते हैं। जनता का उनके साथ एक विशेष अंग जो होता है, जनता का एक विशेष अंग उसके क्षेत्र में या उसके साथ संपर्क में होता है, वो राजनीतिज्ञों के यानी नीति निर्माताओं के अधीन होता है और अपनी विशेषता और अनुभव के आधार पर उनको परामर्श देता है। प्रशासक नीति निर्माण में सहायता देने के लिए तथ्य, आंकड़े और जनता की प्रतिक्रियाओं का अभिलेख रखता है। वे विशिष्ट सेवा नियमों के अधीन रहते हुए एक वेतनभोगी लोक सेवक के रूप में सेवानिवृत्त होने तक विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए कार्य करते हैं और उनका लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों का कुशल कार्यान्वयन करते हुए पद सोपान या पदों के सोपान पर ऊंचे पर चढ़ते जाना होता है। तो एक सामान्य जो अवधारणा है राजनीति और प्रशासन में कि जो राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग हैं, उसी प्रकार जैसे राजनीतिज्ञ और प्रशासक एक दूसरे से अलग हैं, उनके कार्य और कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार दोनों के लक्ष्य, कार्य, प्रकृति और क्षेत्र सर्वथा अलग अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। एक साथ ही व्यक्ति का प्रभावशाली राजनेता होना, साथ ही साथ कुशल प्रशासक होना एक दुर्लभ बात है। प्रशासन एक प्रशासक या लोक सेवक को राजनीतिज्ञ या राजनेता बनने की अनुमति नहीं देता। इसी प्रकार राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र एक लंबी अवधि तक लोक सेवक रह चुकने वाले व्यक्ति को राजनेता बनने के अयोग्य बना देती है। राजनीति में प्रतिमाह वेतन, सैकड़ों अधीनस्थों की सेवा और जी हुजूरी, मोटर और मकान की सुविधाएं, सुरक्षित भविष्य आदि नहीं मिलते। राजनीतिज्ञ अपने सिर मौत और अनिश्चित भविष्य का साया, अपमान और विरोध की छाया और आर्थिक संकटों के साथ लिए घूमता है। तात्पर्य ये है कि प्रशासन और राजनीति अलग अलग प्रकृति के हैं और उन्हें अलग अलग ही रखा जाना चाहिए और ऐसा करना दोनों के हित में है और ऐसा न करना दोनों को लक्ष्यों से पथभ्रष्ट कर देना है। प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का प्रशासनीकरण नहीं होना चाहिए। नीति निर्माण सामान्य होता है और प्रशासन विशिष्ट। तो एक प्रकार से ये जो तर्क हैं वो राजनीति और प्रशासन में अंतर और अलगाव को जो है पुष्ट करते हैं। एक प्रकार से ये जो कारक हैं इसको आप समझ सकते हैं कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। लेकिन एक धारणा ये भी होती है कि राजनीति और प्रशासन में घनिष्ठ संबंध है। कैसे? तो दूसरा दृष्टिकोण ये है कि राजनीति और प्रशासन का संबंध बहुत घनिष्ठ है और इसका संबंध रहना चाहिए और इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इनके पृथक्करण या अलगाव को संभव मानना या ऐसा करना अवास्तविकता के अंधेरे में सिर टकराने के बराबर है। लूथर गुलिक ने राजनीति को जनता के नियंत्रण के रूप में देखकर कहा कि राजनीति को प्रशासन के बाहर नहीं किया जा सकता, न ही प्रशासन को राजनीति से, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी नियंत्रण को समाप्त नहीं करना चाहता और प्रशासकों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा करना घड़ी को पीछे घुमाने की तरह होगा और वर्षों के पश्चात मानव जाति को प्राप्त एक मूल्यवान पारितोषिक को फेंक देना होगा। यानी राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग नहीं है और एक दूसरे से इनको अलग करना मानव के लिए सही नहीं है। लेकिन एक विचारक हैं विलोबी। विलोबी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। विलोबी डायरेक्शन की दृष्टि से बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की दृष्टिकोण से बताते हैं कि राजनीति में स्व विवेक की मात्रा अधिक होती है, किंतु प्रशासन के संचालन के लिए कुछ न कुछ मात्रा में स्व विवेक का त्याग किया जाना होता है। स्व विवेक का प्रयोग करते समय दोनों समान हो जाते हैं। लेस्ली लिप्सन ने कहा है कि शासन के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया ही नहीं जा सकता है। शासन एक निरंतर प्रक्रिया है और नीति निर्धारण उसका एक पहलू है और नीति का क्रियान्वयन करना दूसरा। जब तक सरकार के द्वारा लोक नीति के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाती है, आप देखिए
जब तक सरकार के द्वारा लोक नीति के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाती है तब तक उसके कार्य राजनीति के अंतर्गत आते हैं, और लोक नीति के निर्धारण के पश्चात उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया ये लोक प्रशासन के अंतर्गत मानी जाती है। ये अंतर केवल सैद्धांतिक है, और लोक नीति के निर्धारण में प्रशासन सहायता करता और परामर्श देता है। राजनीतिज्ञ मंत्री के रूप में विभागों और मंत्रालयों को संभालता है और लोक प्रशासक का काम करता है। विधानमंडल आप जानते हैं कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बना पाते हैं, उनको विस्तार देना और उनके अंतर्गत नियम उपनियम बनाने का कार्य प्रशासक ही करते हैं, और ऐसा करते समय उन्हें राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण को सामने रखना होता है। प्रशासन करते समय उनकी स्थिति निर्णय कार्य की होती है। वस्तुतः अब शासन का स्वरूप अधिकाधिक आर्थिक होता जा रहा है। उसमें राजनीति और प्रशासन यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो प्रशासन को ही बहुत कुछ करना होगा। एक विचारक हैं गॉस, इन्होंने शासन की प्रक्रिया के सिद्धांत में 3 बातें रखी हैं। निदान या पहचानना यानी डायग्नोसिस, नीति निर्धारण और सुधार यानी रिवीजन बताते हुए कहा है कि विधायी नेताओं को केवल कानून बनाकर ही नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कानूनों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उनके सुधार के लिए भी उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। डिमाक ने लोक प्रशासन के विषय के रूखे सूखे लगने का कारण उनके राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं को भूल जाना बताया है, और ये राजनीति विज्ञान को समझने के लिए अत्यावश्यक विषय है। लोक प्रशासन राजनैतिक प्रक्रिया का अभिन्न भाग है और सार्वजनिक नीति निर्माण में विभिन्न हितों और दृष्टिकोणों को समाहित किया जाता, किंतु समूहों और व्यक्तियों के हित विधानमंडलों के द्वार तक सीमित नहीं रह जाते, वे अंतिम छोर तक उसका पीछा करते हैं, और प्रशासन भी कदम कदम पर जो स्वविवेक प्रदान किए गए हैं उनका प्रयोग कानूनों का निर्वचन करता है। इन क्षेत्रों में वो जनहित के प्रति आप देखिए उत्तरदायी होता है, और इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो अनेक पद्धतियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है। लोक प्रशासन स्वयं एक मानव समूह भी होता है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा, लक्ष्य और दावे होते हैं, और उन्हें वह प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता है। तो देखिए, प्रशासन की राजनीति के विषय में डिमाक ने बताया कि लोक प्रशासन को समझने के लिए राजनीति को समझना जरूरी है। प्रशासन नीति निर्माण और कई बार विधायन में पहल करता है और निर्मित विधि को विस्तार देता है। वो एक और दबाव समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरी ओर स्वयं भी एक दबाव समूह होता है। उसे राजनीतिक दलों के द्वंद्वों में अपनी अलग समर नीति बनानी और मोर्चाबंदी करनी पड़ती है। वस्तुतः प्रशासन को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता है। समस्त शासन एक प्रकार से राजनीति होता है, और प्रशासकों को भी विधायकों, अपने सदस्यों और जनता का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। अपने क्रियान्वयन और अपने आप को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे चारों ओर निगाहें दौड़ानी पड़ती हैं। नीति निर्माता या प्रशासक एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राजनीति और नीति निर्माण का न प्रारंभ होता है न अंत होता है, और पॉल एच एपेल्बी ने लिखा है कि सफल प्रशासक राजनीतिज्ञ भी होता है। यानी राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग अलग होकर दोनों सफल नहीं हो सकते हैं। शासकीय होने के कारण समस्त प्रशासन और समस्त नीति निर्माण राजनैतिक होता है। जनता उसके एक विशिष्ट भाग को ही ऐसा मानती है, और व्हाइट ने कहा है कि प्रशासन के प्रयोजन अंततोगत्वा स्वयं राज्य के ही प्रयोजन होते हैं, और राजनीति विभिन्न स्तरों पर प्रशासन को समर्थन और सहायता देती है। इसमें एक निरंतरता पाई जाती है। सरकार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी निरंतर प्रक्रिया है। नीति निर्माण में भाग लेने और स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करने की दृष्टि से प्रशासन राजनीतिपूर्ण तो नहीं हो जाता, तो हो ही जाता है। साथ ही लोक सेवक जब मंत्रियों, विधायकों और हित समूह को भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, तो उस समय भी उनका राजनीतिक स्वरूप छिपा नहीं रह सकता है। तो एक प्रकार से राजनीति और प्रशासन को अलग नहीं किया जा सकता। इन सब के बाद इसके संबंध में एक संतुलित मत भी है कि राजनीति और प्रशासन में घनिष्ठ संबंध हैं। ये एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर हैं। एक दूसरे को समझे बिना वो प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकते। राजनीतिज्ञों को चाहिए कि वे प्रशासन के स्वरूप और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीति निर्माण करें, और इसी प्रकार प्रशासक को चाहिए कि वो नीतियों और विधियों के क्रियान्वयन में राजनीतिज्ञों और उससे संबंधित जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखे।
फिर तभी ध्यान में रखने के बाद ही जो है प्रशासन की जो एक प्रकार से क्रियाविधि है वो और भी स्पष्ट हो सकती है। यद्यपि राजनीति की स्थिति सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण आदि की दृष्टि से प्रशासन के ऊपर होती है, किंतु प्रशासन यानी संगठन, विशेषज्ञता, कार्य विभाजन और क्रियान्वयन के बिना निष्फल हो जाती है। फिर भी जनहित की पूर्ति और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन की दृष्टि से आवश्यक है कि प्रशासन से मंत्रणा करने और विवेकपूर्ण नीति निर्माण कर चुकने के बाद राजनीतिज्ञों को क्रियान्वयन में हस्तक्षेप विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं करना चाहिए। ये विशेष परिस्थितियां नीतियों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन से ही संबद्ध होनी चाहिए और बिना कारण हस्तक्षेप करना अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि इससे उनकी और शासन की प्रतिष्ठा गिर जाती है। भविष्य में वे प्रशासन के औजारों से काम नहीं ले सकते, क्योंकि वे भौड़े हो चुके हैं और उन्हें अपने अस्त्रों को तेज करना चाहिए, भौड़ा नहीं। और प्रशासकीय शस्त्रों पर पूरी तरह नियंत्रण भी रखना चाहिए और प्रशासकीय राजनीति को सामान्य राजनीति के अधीन रहना चाहिए। मितव्ययिता और कार्यकुशलता की ओट में छिपे प्रशासन को राजनीति से दूर मानना एक भारी भूल है। मितव्ययिता और कार्यकुशलता की ओट में छिपे प्रशासन को राजनीति से दूर मानना एक भारी भूल है और ऐसा प्रशासन स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाता है। विधानमंडल सामान्य और अमूर्त कानून बनाकर रह जाता है, जबकि प्रशासन सैकड़ों हजारों व्यक्तिगत मामलों में निजी रूप से उन्हें अगणित रंगों और उतार चढ़ावों के साथ लागू करता है और निर्धारित विधि और प्रक्रिया को लागू करते समय प्रशासन न्यायपालिका की तुलना में अधिक स्वतंत्र और प्रभावपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित पोस्ट कार्य की अवधारणा और विषय संबंधी विस्तृत दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण, राजनीति और लोक प्रशासन में अंतर और अलगाव तथा राजनीति और प्रशासन के संबंध के बारे में, साथ ही साथ हमने राजनीति और प्रशासन के संतुलित मत को जानने का प्रयास किया इस वीडियो में कि जब तक राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के सहायक और सहयोगी होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक राजनीति और प्रशासन दोनों को ही जो है अपूर्ण माना जा सकता है और हमको ऐसा करने से राजनीति और प्रशासन दोनों के ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में असुविधा होगी। तो इसलिए राजनीति और प्रशासन दोनों को संतुलित रूप में एक दूसरे के सहायक और एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, तभी राजनीति का भी लक्ष्य सार्थक होगा और प्रशासन का भी। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।